हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार को 6 महीने का समय पूरा हो चुका है और मुख्यमंत्री की तरफ से भी और जो बाकी मंत्री हैं उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि बेहतरीन ये 6 महीने रहे हैं। और पूर्व सरकार पर एक आरोप लगाया जा रहा है कि आर्थिक बदहाली की स्थिति पर प्रदेश को लाया है। इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री और वर्तमान में विधायक हैं बीजेपी के बिक्रम सिंह ठाकुर। इन्हीं से बातचीत करेंगे। बिक्रम जी, 6 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ है, इसको किस तरह से आप देखते हैं एक विपक्ष के तौर पर? और जो बात कही जा रही है कि पूर्व सरकार ने कर्जा जो है प्रदेश पर छोड़ दिया था, अर्थव्यवस्था पटरी से उतार दी थी, ये बात जो है सरकार के नुमाइंदों की तरफ से कही जा रही है, क्या कहेंगे? हिमाचल प्रदेश में जिस समय आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार आई थी, तो हिमाचल प्रदेश की जनता को जो ऐसा लगता था कि ये जो सरकार जो बोल कर आई है, जिस सरकार ने ये बोला था कि महिलाओं को 1500 रुपया मिलेगा, जिस सरकार ने ये बोला था कि दूध 100 रुपये किलो मिलेगा, जिस सरकार ने ये बोला था कि अगर किसी ने पशु रखे हैं तो उसका गोबर भी बिकेगा, सरकार ने ये बोला था कि हम 5 लाख नौकरियां देंगे, 1 साल में 1 लाख नौकरियां देंगे, तो लोगों को ऐसा लगता था कि एक बहुत ही अच्छी सरकार आई है और ये सरकार अच्छा काम करेगी। लेकिन ये 6 महीने बीत जाने के बाद एक निराशा आम जनमानस के मन के अंदर आई है और ये आम व्यक्ति पढ़ रहा है, आम व्यक्ति देख रहा है कि ये एक ऐसी सरकार बन गई है जिस सरकार में सब लोग अनुभवहीन हैं, जिन्हें सरकार चलाने के बारे में कोई तजुर्बा नहीं है, सरकार किस तरीके से आगे बढ़ सकती है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और लोगों के बीच में फ्रस्ट्रेशन आई है। नौजवान फ्रस्ट्रेट हुआ है, महिलाएं फ्रस्ट्रेट हुई हैं, कारोबारी फ्रस्ट्रेट हुआ है और इस सरकार ने पिछले 6 महीनों में कोई ऐसा कीर्तिमान स्थापित नहीं किया जिसमें हम ये बोल सके कि इस सरकार ने अच्छा काम किया है। सरकार में काम करने वाले मंत्रियों में किसी प्रकार का समन्वय नहीं है। हर रोज़ हम ये देखते हैं सरकार लड़ रही है, मंत्री लड़ रहे हैं, मंत्रियों के मुर्दाबाद के नारे आम जनमानस लगा रहा है, कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल पटरी से नीचे उतर गई है। इसलिए इस सरकार ने पिछले 6 महीनों के अंदर एक निराशा का वातावरण पैदा किया है। ये मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था हमारी जो है ठीक नहीं है, 4 साल हमें इसको पटरी पर लाने में लगेंगे, 75,000 करोड़ का कर्जा हम पर है। आपको क्या लगता है कि ये जो कर्ज को लेकर पॉलिटिक्स है, क्या ऐसी ही पॉलिटिक्स हिमाचल में चलती रहेगी या फिर अब वक्त आ गया है कि कर्ज लेने का जो क्रम है उसको कम करके अब रिसोर्स मोबिलाइजेशन की तरफ बढ़ना चाहिए? देखिए, ये कर्जा और कर्जे का इतिहास 5 वर्षों का इतिहास नहीं है। कर्जे का इतिहास पुराना इतिहास है, कोई भी सरकार बिना कर्जे के नहीं चली है। लेकिन आप केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहो कि सोर्स मोबिलाइजेशन की बात करनी है और दूसरी तरफ इस सरकार के 6 महीनों में कहां आपको नजर आया कि इस सरकार ने कोई ऐसा काम किया है जिसके कारण से हमें यह लगे कि ये सोर्स मोबिलाइजेशन कर रही है। इस सरकार ने सलाहकार कितने कितने लगा दिए, इस सरकार ने कैबिनेट के मंत्रियों के अलावा कितने चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना दिए। ये सरकार किस दिशा में जा रही है? कहाँ हम सोच सकते हैं कि ये सरकार जो है सोर्स मोबिलाइजेशन की तरफ जा रही है? इस सरकार का खर्चा तो पिछली सरकार के खर्चे से कई गुना ज़्यादा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है केवल ये दोष देकर अपने आप को बचाने वाली स्थिति पैदा हो रही है। मैंने पहले भी बोला कि वो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। जब मेरी सरकार बन गई है, पैसा कहाँ से लाना है, कैसे करना है, ये मेरी ड्यूटी है। हर स्टेज के ऊपर मैं रोता रहूँ जी मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, ऐसा करने से सरकार नहीं चलेगी। इसलिए सरकार चलाने के लिए इनको कहीं ना कहीं अपने उन लोगों के साथ बैठकर जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है उनके साथ बैठना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए कि किस प्रकार से सरकार को ठीक तरीके से चलाया जा सकता है। सर, अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने इन्वेस्टर्स के साथ एक मीटिंग की है, उसमें एक बात उन्होंने कही कि जो पूर्व सरकार में इन्वेस्टर मीट हुई थी उसके जो एमओयू थे उनको धरातल पर नहीं उतारा गया। 3 साल से कई इन्वेस्टर्स को पूछा तक नहीं गया। इसमें कितनी सच्चाई है? आप खुद भी उस वक्त उद्योग मंत्री रहे हैं। बिल्कुल सरासर गलत है। आपके ध्यान में रहे कि आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुई जिसमें एक बहुत बड़ा एक अमाउंट था, 1,93,000 करोड़ के करीब जो है वो एमओयू साइन हुए और उनके जो एमओयू साइन किए गए हैं वो 30% धरातल के ऊपर आए हैं और इस प्रकार की परसेंटेज पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलती। जबकि हमारी जो टोपोग्राफी है, हमारा जो क्षेत्र है, हमारा जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल इस प्रकार की हैं कि वो वहाँ यहाँ उद्योग लगाना मुश्किल है। लेकिन उसके बावजूद एक अच्छा अफसरों का मिलना, अच्छे पॉलिटिशियंस का मिलना, अच्छे वातावरण का मिलना, उसके कारण से लोग हिमाचल प्रदेश में आते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से कि ये अपने पिछले 6 महीनों के बीच में बताइए कि कौन सा ऐसा काम किया जिसके कारण हमें लगे कि अब बड़ी तेज़ी आ गई है। ब्लड ड्रग पार्क हमारे ज़माने में आया, मेडिकल डिवाइस पार्क हमारे ज़माने में आया,
इन्होंने कोई ऐसा कीर्तिमान स्थापित नहीं किया जिसके बारे में हम ये बोले कि जो इंडस्ट्री है वो आगे बढ़ रही है। इवन हिम प्रगति पोर्टल के ऊपर हम 6 महीने में समीक्षा करते थे इंडस्ट्रिस्ट के साथ बैठकर, इस प्रकार की भी कोई बात जो है इन लोगों ने नहीं की है। सिंगल विंडो सिस्टम को ख़त्म करके इन्वेस्टमेंट ब्यूरो बनाने की बात हो रही है, क्या ये ठीक है या सिंगल विंडो सिस्टम ही ठीक था जो आपके समय से भी चला आ रहा था? सिस्टम को बदलने में कोई परहेज नहीं है, करना चाहिए, लेकिन आप बोल रहे हैं कर कुछ नहीं रहे। आप बोल रहे हैं इसको बदलना चाहिए, बदला कुछ नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है जो चला है उसको चलने देना चाहिए। अगर कोई अमेंडमेंट करनी है तो अमेंडमेंट करके लोगों के सामने रखना चाहिए कि क्या करना है। अभी तक तो सिंगल विंडो ही चल रहा है, अभी तक तो इनका कोई सिस्टम में बदलाव नहीं आया। इसलिए ये मुझे कई बार ऐसा लगता है कि बात को घुमाने में ये लोग लगे हुए हैं और धरातल के ऊपर काम करने में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। इलेक्ट्रिक बसें सरकार खरीद रही है और ये कहा जा रहा है कि आने वाले 3-4 सालों में 80% जो फ्लीट है वो इलेक्ट्रिक किया जाएगा। क्या हिमाचल में ये चीज़ें संभावना है इसकी, इन चीज़ों को लेकर? और इसके साथ साथ एक जो मुद्दा HRTC कर्मचारियों का है, आपके समय से भी चला है, अभी भी उनको समय पर जो सैलरी है, उनके भत्ते हैं, वो पेंडिंग चल रहे हैं। एक तरफ कर्मचारियों को उनकी सैलरी नहीं मिल रही, उनके भत्ते नहीं मिल रहे, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल रही, और आप दूसरी तरफ बात ये कर रहे हैं कि HRTC के बेड़े में हम इलेक्ट्रिकल बसेस लाएंगे। जो इलेक्ट्रिकल की एक बस जो है वो आम बस से 4 गुना ज़्यादा महंगी है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई हमारे पास ऐसा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स तैयार नहीं हुए जिसमें इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल बसेस बन सकें, जिसके कारण से जितनी इनकी डिमांड है। हमारे पास चार्जिंग पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल जीरो है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करने से, ऐसा सोचने से ना तो धरातल के ऊपर हम डीजल की बसेस को ला पाएंगे, ना ही हम इलेक्ट्रिकल की बसेस को ला पाएंगे। इसलिए इसके ऊपर मूल्यांकन करना चाहिए, इसके बारे में चिंता करनी चाहिए कि HRTC का बेड़ा किस प्रकार से ठीक तरीके से चल सकता है। सर, आखिरी प्रश्न है, चंबा हत्याकांड को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं विपक्ष पर। सत्ताधारी दल के लोग कह रहे हैं कि इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है और ये हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश वहाँ की जा रही है। इतना बड़ा कांड हिमाचल प्रदेश के अंदर हो गया तो क्या विपक्ष चुप करके बैठेगा? विपक्ष को नहीं बोलना है क्या इन सारी चीज़ों के बारे में? और दूसरी तरफ मैं सरकार से भी ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार इस विषय के प्रति कितनी गंभीर है। कितने मंत्रियों ने इसके बारे में इसकी आलोचना की है कि ये गलत हुआ है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा काम है, विपक्ष का काम है, हम वो काम कर रहे हैं। इस देवभूमि के ऊपर इस प्रकार की जो शर्मसार घटना हुई है, इसके लिए सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए और सरकार को इसके लिए उचित कदम उठाने चाहिए जो विपक्ष बोल रहा है। बिल्कुल, ये थे पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक विक्रम सिंह ठाकुर, और इन्होंने कहा कि जो चंबा में हत्याकांड हुआ है उस पर सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए और इसके साथ साथ जो 6 महीने का कार्यकाल है वो अच्छा नहीं रहा। अनुभवहीन सरकार है, अनुभवी लोग जो हैं सरकार में नहीं है और मुद्दे जो हैं इस वक्त प्रदेश में बहुत सारे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।